हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनोलेट केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अपना। तो इनोलेट केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअली हमारे बेसिक का पार्ट है टोटल। इनोलेट जो है आपका एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो हम लोग देखेंगे ये एक स्पेशल रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि बहुत सारे रिएक्शंस में बन जाता है, और उसको हम लोग एक जनरल कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं जिसमें एक इनोलेट भी है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, तो आप अगर क्लेडन देखें तो क्लेडन का चैप्टर नंबर 21 से लेकर चैप्टर नंबर 45 तक ओल्ड क्लेडन जो है उसमें आपको करीब 5 से 6 चैप्टर मिलेगा जो कि इनोलेट के बेस्ड पर है। और फिर आप जेफेल देख लें, जेफेल में बहुत सारे चैप्टर दे रखे हैं इनोलेट से रिलेटेड। उसके बाद आप ये देख लें अपना कौन सा है, उसके साथ में आप वारन देख लें, वारन में बहुत सारे चैप्टर आपको दे रखे हैं इनोलेट से रिलेटेड। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि इनोलेट का हमारा सिलेबस कैसा है और इसमें हमको करना क्या क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे कैसे जाना है। तो इसको हम लोग 4 पार्ट में बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग बेसिक इनोलेट या इनोल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे एडवांस्ड इनोलेट या इनोल केमिस्ट्री। तीसरा देखेंगे हम इनोलेट और इनोल के बेस्ड नेम रिएक्शन। जितना भी आप कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ते हैं वो सब हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। और चौथा पार्ट होगा आपका इनोलेट और इनोल बेस्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो ये आपका सीक्वेंस में चलता रहेगा, इसी सीक्वेंस में हम इसको बताएंगे भी आपको। और साथ ही साथ क्या है कि ये जो 4 पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ चलेगा। जैसे आपका बेसिक इनोलेट स्टार्ट हो रहा है तो ये पूरा बेसिक का पार्ट है, मतलब इनोलेट होता क्या है, बनता कैसे है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। उसके बाद एडवांस्ड इनोलेट देखेंगे जो कि मैकेनिज्म के साथ का पोर्शन है। और उसके बाद नेम रिएक्शन, इनोलेट इनोल बेस्ड नेम रिएक्शन जो कि आपका नेम रिएक्शन का पार्ट है। और चौथा है आपका इनोलेट या इनोल बेस्ड एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो कि आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर एसिमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट है। तो ये आपका होल सिलेबस में अलग अलग आपका चलता रहेगा। तो आप इनोल और इनोलेट के लिए एक अलग से नोटबुक बनाइएगा जिसमें आप पूरा इनोलेट ही लिखें, ठीक है। तो ये आपका कैटेगराइजेशन हो गया कि हमको किस तरह से पढ़ना है इनोलेट को। अब क्या है, इस इनोलेट में सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो होगा हमारा बेसिक इनोलेट या इनोल केमिस्ट्री। अब ये बेसिक इनोलेट या इनोल केमिस्ट्री में क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि इनोलेट होता क्या है। तो इनोलेट कुछ नहीं होता है, ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। क्या होता है? एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। तो ये बात आप यहां पर नोट कर लीजिए कि सबसे पहला आप हेडिंग दीजिएगा बेसिक इनोलेट या इनोल केमिस्ट्री। तो इनोलेट है क्या? इनोलेट आपका सबसे पहले तो क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्टिव इंटरमीडिएट और एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हम लिखें, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता क्या है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये 2 तरह का होता है। मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में आपके 2 पॉसिबिलिटी है। वो 2 पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी तो है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपका बेस हो सकता है
और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो ये बेस हो सकता है और या फिर ये क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। क्या क्या है? एक तो पॉसिबिलिटी है कि बेस होगा और दूसरी पॉसिबिलिटी है आपका न्यूक्लियोफाइल होने का। अब क्वेश्चन ये है कि इनोलेट किसकी तरफ वर्क करेगा? ये बेस की तरफ वर्क करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा या फिर दोनों की तरफ वर्क करेगा? तो देखिए, आपका जो इनोलेट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह जनरली वर्क करता है। जनरली कैसा वर्क करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करता है, लेकिन ये कभी कभी बेस की तरह भी काम कर सकता है। और इसके साथ साथ एक स्पेशल केस होता है जिसमें कि इनोलेट और इनॉल जो है वो सबस्ट्रेट की तरह भी वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? सबस्ट्रेट की तरह। तो ये बात भी आप यहां पर लिख लीजिए कि इनोलेट और इनॉल में एक्ट एज substrate in particular organic synthesis। ठीक है, तो कितने तरह से हो गया? 3 तरह से हो गया। एक तो बेस की तरह, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, और एक कैसा हो गया आपका? सबस्ट्रेट की तरह। तो एक्चुअली जानते हैं क्या है कि जनरली ये हमारा ये तीनों कैटेगरी हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये इनोलेट हमारा वर्क करता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही वर्क करता है, और बहुत ज्यादा ये बेस की तरह काम नहीं करता है। इसका रीजन है क्या है, हम आपको बताते हैं। और ये जो सबस्ट्रेट की तरह काम करने वाला बात है, ये भी कहीं कहीं पर सबस्ट्रेट की तरह तभी सबस्ट्रेट एक्चुअली होता क्या है? हम लोग रिएजेंट तब बोलते हैं किसी चीज को जब कोई रिएक्टिव स्पीसीज हो, तो उसको हम लोग रिएजेंट बोलते हैं। लेकिन जब वही थोड़ा स्टेबल स्पीसीज हो जाए तो हम उसको सबस्ट्रेट बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये कौन सा पार्ट है? इनोलेट है। अगर वो इनोलेट थोड़ा सा स्टेबल सा है तो उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। वो विशेष रिएक्शंस में होती हैं, लिखा भी हुआ है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। कब होता है ऐसा? पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम इसको कैसा बिहेव करवाते हैं? सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करवाते हैं। और बेस की तरह क्यों नहीं करता है? तो बेस की तरह इसलिए नहीं करता है कि ये देखिए, आप इस तरह का बेस कभी देखे हैं क्या? इसको आप लोग बेस की तरह ले सकते हैं। सॉरी, अगर कुछ ऐसा दे रखा है आपको, O-Na, इसको आप लोग बेस की तरह ले सकते हैं क्या? कह सकते हैं, लेकिन ये बेस उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा कि ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, तो बेस और न्यूक्लियोफाइल होने का क्राइटेरिया अलग अलग है। आपको यह बात समझना पड़ेगा कि कब हम किसको बेस कहेंगे, कब हम किसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, या फिर कब हम किसको एसिड कहेंगे। क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 चीज, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, बेस और एसिड, आपके 50% क्वेश्चंस को आप एमसीक्यू टाइप में ऐसे ही कट कर सकते हैं, बेस, न्यूक्लियोफाइल और इन चीजों को समझकर। तो आप कोशिश कीजिए कि हम न्यूक्लियोफाइल और बेस को समझ सकें। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में मोस्टली
जो भी आपका ये इनोलेट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, और जहां कहीं पर अगर बेस की तरह वर्क करता भी है तो वो रेगुलर बेस नहीं होता है, वो एक ऐसे ही बेस होता है। और उसको आप कहीं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग थोड़ा बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट जानते होंगे, तो आपको यह पता है कि अगर कहीं पर न्यूक्लियोफाइल हो, तो हम वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ये रिएक्शंस करवा सकते हैं। और अगर कहीं पर बेस हो तो वहां पर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में आपको बेस दिया है, लेकिन इस बेस से आप एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर बेस नहीं है, और एलिमिनेशन के लिए आपको कैसा बेस चाहिए? रेगुलर बेस चाहिए। तो ओवरऑल इससे ये कंक्लूजन निकल के आया कि आपको बेस, एसिड, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो अब जैसे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर बिहेव करेगा तो ये क्या है? ये दो प्रकार का मैकेनिज्म दे सकता है। एक तो आपका दे सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा कैसा दे सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। या तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, या फिर ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्या है, ये तो आपका बात हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन की। ये आपका जो इनोलेट वाला बेस होगा वो कभी भी आपका एलिमिनेशन वाले रिएक्शंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर आपको रेगुलर बेस की जरूरत होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए। लेकिन ये कैसा बेस है? ये कंडीशनड बेस है, ये बेस है ही नहीं, कंडीशनड बेस है। इनोलेट जब भी बेस की तरफ बिहेव करेगा तो वो तब बिहेव करेगा जब कंडीशन हो, तब वो बेस बन सकता है। अब थोड़ा सा इसी के बारे में हम आपको बताते हैं कि किसको हम लोग कंडीशनड बेस कहते हैं और किसको हम लोग रेगुलर बेस कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक आपको बेस दे रखा है, ये मान लीजिए, यहां लिख देते हैं, ठीक है। एक आपका ये बेस दे रखा है, इसको आप लोग क्या बोलिएगा? ये आपका बेस है, इसको आप लोग न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते, ये बेस है। और दूसरा कंडीशन आपको दे रखा है एक, जिसमें कि आपको दे रखा है ये NaOMe, ठीक है। ये आपको एक कंडीशन में दे रखा है और दूसरे कंडीशन में आपको दे रखा है NaOET कर दीजिए या OMe कर दीजिए, दोनों ठीक है, Na+OMe-, ठीक है। तो ये दो चीज आपको दे रखी है। इस स्थिति में इसको आप लोग रेगुलर बेस कहते हैं, और इसको आप लोग क्या कहते हैं? कंडीशनड बेस कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपका NaOMe दे रखा है, ये आप एल्डोल कंडेंसेशन में भी यूज करते हैं, फेबोस्काई रीअरेंजमेंट में भी यूज करते हैं। तो यहां पर दूसरा एक तीसरा आपका बेस ले लीजिए, NaOH ले लीजिए। NaOH का यूज आप लोग कहां करते हैं? एल्डोल में भी करते हैं, कैनिजारो में भी करते हैं, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड में भी करते हैं, मतलब बहुत जगह पर करते हैं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी यहां पर कि अगर हम किसी को बेस कह रहे हैं या किसी को न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है? किसी को बेस कहना या किसी को न्यूक्लियोफाइल कहना, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो वो हम लोग pKa वैल्यू से पता करते हैं कि कौन बेस है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेस की तरह काम करते हैं, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि बेस की तरह भी काम करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं। इट डिपेंड अपॉन कंडीशन कि कौन सा कंडीशन दे रखा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसमें क्या है कि
जब हम लोग लेंगे इसको, क्या कह रहे हैं, NaOH जैसे हम लोग ले रहे हैं, तो NaOH किसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और किसी जगह पर आपको बेस की तरह वर्क कर रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें हमको यही आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं आगे जाके कि किसमें हम इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह लें और किसमें हम इसको बेस की तरह लें। तो हम उसको बेस की तरह भी लेंगे और न्यूक्लियोफाइल की तरह लेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक बेस है, क्योंकि उसमें दोनों कैरेक्टर है। उसका जो पीके वैल्यू है वो उस जगह पर स्टैंड करता है जहां वो थोड़ा बेस की तरह भी हो और थोड़ा न्यूक्लियोफाइल की तरह भी हो। तो इसलिए हम उसको रिएक्शन में, रिएक्शन कंडीशन में कनेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेस की तरह भी, जहां जिस तरह का उसका वर्क होता है। तो ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन था। आप कहिए कि अभी हम आपको इनोलेट स्टार्ट करने से पहले इनोलेट का इंट्रोडक्शन दिए हैं कि वो कैसा होता है, क्या होता है। अब हम लोग आगे इनोलेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनोलेट में हमको क्या क्या चीजें और आगे पढ़नी है। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इनोलेट से हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके बाद उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे।